नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 5 मई 2026 एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर था। आज के इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए, जितने साथी लोग पेपर देकर आए हैं मिला लीजिए, और जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो क्लास को आपको कंप्लीट देखना है। और एक चीज़, जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्लासेस भी करवा रहा हूं, तो उन क्लासों को आप ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बता दीजिए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। देखिए, कल मैंने जो है ना साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कराया था हिंदी का, जिसमें जो पुलिस प्रशासन से संबंधित सवाल हिंदी में आपसे पूछे जा रहे हैं पत्र लेखन समाचार पत्र से और शब्दावली से, वो मैंने करा दिया था टॉप 50 क्वेश्चन। उस क्लास को आप ज़रूर देख लेना, और अगर नहीं देखते हो तो फिर उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। उस वीडियो को जाइए और जाकर सभी साथी देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस। जैसे कि एक क्वेश्चन आज था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश कौन जारी कर सकता है। काफ़ी अच्छा सवाल था। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश कौन जारी कर सकता है। देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता राज्यपाल। राज्यपाल अगर आपने भी आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, आज मैं आपको आर्टिकल करा दूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, तो ज़रूर आप देख लेना। ठीक है, करीब 5 बजे आपको वो क्लास मिल जाएगी। तो राज्यपाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल राज्य में अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, यह तभी जारी होता है जब राज्य विधानसभा सत्र में न हो। ठीक है, अध्यादेश की शक्ति कानून के बराबर होती है। इसे विधानसभा के पुनः सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर मंजूरी मिलना जरूरी है, वरना यह स्वतः जो है समाप्त हो जाती है। अध्यादेश जारी करने में राज्यपाल को मंत्री परिषद की सलाह लेनी होती है। यह भी आप याद रखना, इन सब पॉइंटों से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक क्वेश्चन था, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन सही से मिल नहीं पाया है, केवल दक्षिण गंगा पूछा था, या दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा, किस लैंग्वेज में था। हालांकि देखिए, दक्षिण की गंगा अगर आपसे पूछा था तो इसका करेक्ट आंसर आपका कावेरी हो जाता, और केवल दक्षिणी गंगा अगर पूछा था तो गोदावरी हो जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका कावेरी होता। देखिए, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, दक्षिण गंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है। इसे आकार लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर लंबी है, और जल निकासी क्षेत्र के आधार पर ये दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी इसको कहा जाता है। कावेरी नदी की बात करें तो इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसे अपनी पवित्रता, सांस्कृतिक महत्व और तमिलनाडु कर्नाटक में सिंचाई के लिए महत्व के कारण दक्षिण की गंगा कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन था साथियों, देखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हिंदी वाला क्लास कल जो मैंने कराया था यही सब क्वेश्चन कराया है, जाकर जरूर देख लेना। क्वेश्चन था, पुलिस द्वारा रात के समय अपने क्षेत्र में सुरक्षा के उद्देश्य से घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए, पुलिस द्वारा रात के समय अपने क्षेत्र में सुरक्षा के उद्देश्य से घूमने की जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं गश्त लगाना, जिसको आप पेट्रोलिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो याद रखना गश्त, ये अंग्रेजी वर्ड भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर अंग्रेजी वर्ड भी लिख दिया है हिंदी वर्ड के साथ। ध्यान से देखिएगा, जैसे कि देखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आने वाले शिफ्टों में आपको इनका अंग्रेजी वर्ड दे देगा, हिंदी वर्ड आपसे पूछ लेगा। जैसे कि देखो, तलाशी का क्या होता है, सर्च होता है। गश्त लगाना का क्या होता है, पेट्रोलिंग। पूछ लेगा पेट्रोलिंग का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो याद रखना गश्त लगाना। जैसे कि नाकेबंदी का क्या होता है, तो याद रखना ब्लॉकेड। जाँच का क्या होता है साथियों, तो इन्वेस्टिगेशंस। पूछ लेगा इन्वेस्टिगेशंस का सही हिंदी अर्थ क्या होता है, तो याद रखना जांच। ठीक है, देखिए, मुख्य उद्देश्य की बात करें, इसका मुख्य उद्देश्य ये तो गश्त लगाना होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है अपराधों की रोकथाम करना। ठीक है, जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करना, शहरी और ग्रामीण इलाकों में चोरों, लुटेरों और असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण पाना। आगे देखिए, एक सवाल था साथियों, राजस्थान में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला जो गैर नृत्य है, गैर नृत्य में मुख्य रूप से कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। साथियों देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए और क्लास अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, गैर नृत्य में मुख्य रूप से कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, क्वेश्चन ये था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता आपका। देखिएगा, ढोल होता, ढोल, बांकिया और थाली। ढोल, बांकिया और थाली इसमें बजाया जाता है। देखिए,
गैर नृत्य मुख्य रूप से मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इस नृत्य में नर्तक अपने हाथों में जो छड़ी रखते हैं उसे खांडा कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है? खांडा कहा जाता है। यह नृत्य होली के दूसरे दिन से शुरू होकर 15 दिनों तक चलता है, याद रखना। अगला सवाल एक था, देखिएगा, अपराध को अपनी आंखों से देखने वाले व्यक्ति को कानूनी या पुलिसी भाषा में क्या कहा जाता है? फिर से बोल रहा हूँ, उस वीडियो को जाकर आप जरूर देख लेना जो कल मैंने आपको कराया था, टॉप 50 क्वेश्चन का हिंदी के नए पैटर्न पर आधारित। तो अपराध को अपनी आंखों से देखने वाले व्यक्ति को कानूनी या पुलिसी भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको चश्मदीद गवाह कहा जाता है साथियों। तो चश्मदीद गवाह अगर आपने भी आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथियों एक चीज़ बता रहा हूँ, हिंदी में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी में आपको दैनिक जीवन से संबंधित जो पुलिस वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वही है, आप आसानी से इन सभी क्वेश्चनों का आंसर कर सकते हो। ठीक है, देखिए, चश्मदीद गवाह जिसको आई विटनेस कहा जाता है, आई विटनेस, ये भी पूछ लेगा कि आई विटनेस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो याद रखना चश्मदीद गवाह, क्योंकि यही सब पूछा जा रहा है। देखिए, वह व्यक्ति जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी हो। अभियुक्त किसको कहा जाता है साथियों? एक्यूज्ड है ना, जिस पर अपराध का आरोप हो उसको एक्यूज्ड कहा जाता है, यानी अभियुक्त। ठीक है, मुखबिर किसको कहा जाता है? तो मुखबिर इन्फॉर्मेंट को कहा जाता है, जो पुलिस को सूचना दे, जरूरी नहीं कि उसने अपराध देखा हो। फरियादी किसको कहा जाता है? ठीक है, देखिए, कॉम्प्लेनेंट किसको कहा जाता है? जो शिकायत दर्ज करता है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यही सब आपसे पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज सही से मिल नहीं पाया है साथियों। भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के अनुसार मध्यम यानी मॉडरेट श्रेणी के लिए AQI की सीमा क्या है? तो मध्यम श्रेणी के लिए अगर आपसे पूछा था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 101 से 200। देखिए, इसके बारे में आपको बता देते हैं साथियों। अगर बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की, तो इसमें जो अच्छा होता है ना, अच्छा होता है वो होता है 0 से लेकर 50 तक। जो संतोषजनक होता है, ठीक है, वो होता है 51 से 100 तक। मध्यम जो होता है, मॉडरेट, वो होता है 101 से 200 के बीच। AQI सूचकांक की बात कर रहे हैं। खराब की बात करें, पुअर की, तो ये 201 से 300 के बीच में होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन था 132वें डूरंड कप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किन शहरों में किया गया था? तो 132वें डूरंड कप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किन शहरों में किया गया था? क्वेश्चन ये था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार में। तो कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। देखिए, तथ्य की बात करें, इसकी अवधि की बात करें तो 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तो इसका आयोजन किया गया था। इसकी मेज़बान शहर की बात करें तो कोलकाता पश्चिम बंगाल, गुवाहाटी असम और कोकराझार असम में इसका आयोजन किया गया था। फाइनल की बात करें, फाइनल स्थल की बात करें तो ये विवेकानंद युवा भारतीय देखिए क्रीड़ांगन सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था। विजेता की बात करें तो ये जो 2023 वाला डूरंड कप है ये मोहन बगान सुपर जॉइंट ने जीता था, जो कि मोहन बगान सुपर जॉइंट का ये 17वां खिताब था। इसमें कुल 24 टीमों ने हिस्सा लिया था, ये भी आप याद रखेंगे। एक सवाल था, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? काफ़ी सिंपल सवाल था ये। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह कपास वस्त्र उद्योग यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ कई बड़े टेक्सटाइल मिल्स स्थापित हुए जिससे यह उद्योग का हब बना। देखिए, तुलना की बात करें तो इंग्लैंड के मैनचेस्टर से की जाती है जो विश्व में कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, एक सवाल था, गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों में कौन सा क्षेत्र है जो घनी आबादी वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका मैदान या मैदानी क्षेत्र हो जाता। और अगर मैदानी क्षेत्र आपका ऑप्शन नहीं था तो आपको गंगा बेसिन ऑप्शन में दिया होगा, गंगा बेसिन। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑप्शन में गंगा बेसिन दिया हुआ था या मैदानी क्षेत्र दिया हुआ था। ठीक है, देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान विश्व के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए बहुत अनुकूल होती है। नदियों की उपलब्धता
सिंचाई और परिवहन की सुविधा के कारण यहाँ जनसंख्या अधिक है। अगला सवाल था निम्नलिखित में से पीढ़ा शब्द का शुद्ध वर्तनी। आपको ऐसा पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वर्तनी है, जहां पीढ़ा का शुद्ध वर्तनी आपको बताना था। देखो पीढ़ा का शुद्ध वर्तनी यहाँ ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है, इसी प्रकार से हम पीढ़ा को लिखते हैं, जो कि शुद्ध वर्तनी होता है हिंदी में। ठीक है, आगे देखिए पत्नी का भी शुद्ध वर्तनी आपको बताना था। क्वेश्चन ऐसा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वर्तनी है, जहां पत्नी का शुद्ध वर्तनी बताना था, और ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा हुआ है यही पत्नी का शुद्ध वर्तनी है। माफ करना, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है ये पत्नी का शुद्ध वर्तनी रूप है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए एक सवाल था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता अनुच्छेद 155। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में किया गया है। आज मैं आपको आर्टिकल करा दूंगा साथियों, इसी चैनल में जरूर देख लेना। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है, इसका प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान भारतीय संविधान का हिस्सा है, याद रखना। देखिए क्वेश्चन था कि चाबहार बंदरगाह, ठीक है, जो कि ईरान में है, रणनीतिक रूप से किस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के बाहर स्थित है, जो इसे होर्मुज़ जलडमरू मध्य के चेक पॉइंट से बचकर हिंद महासागर तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी, होर्मुज़ जलडमरू मध्य। ठीक है, देखिए इसके बारे में अगर बात करें तो यह ओमान की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ ओमान में स्थित है। यह पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के बहुत करीब लगभग 76 समुद्री मील पश्चिम में है। यह भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ व्यापार करने का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार भी है। आगे देखिए एक सवाल था, संगीत नाटक एकेडमी एवं भारतीय परंपरा के अनुसार वाद्य यंत्रों को कितनी मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। साथियों करेक्ट आंसर हो जाता 4 मुख्य श्रेणियों में। 4 कौन कौन से मुख्य श्रेणी है मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक है तत्बांध, एक है तत्वाद्य, तार वाले वाद्य यंत्र, उदाहरण सितार, बीना, सरोद, ये सभी जो है तत्वाद के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है सुशिरवाद, सुशिरवाद जो वायु या हवा से बजने वाले वाद्य यंत्र हैं, उदाहरण के रूप में बांसुरी, शहनाई। तीसरा है साथियों अवनद्धवाद, जो कि चमड़े से मढ़े हुए तालवाद हैं, जैसे उदाहरण की अगर बात करें तो तबला, ढोलक, मृदगम। एक होता है घनवाद, जो कि धातु या ठोस वाद्य यंत्र जिन्हें ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, उदाहरण के तौर पर मंजीरा, झांझ और घटम। ठीक है, आगे देखिए एक सवाल था, जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथ आगम किस भाषा में रचे गए थे, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता प्राकृत भाषा में। प्राकृत अगर आपने भी आंसर किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए जैन आगमों की मूल भाषा अर्धमागधी प्राकृत है, जो आम लोगों की भाषा थी। बाद के जैन साहित्य में संस्कृत और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का भी उपयोग किया गया। आगे देखिए एक सवाल था, संगम साहित्य के विकास और संरक्षण के लिए किस तमिल राजवंश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। करेक्ट आंसर होता पांड्य राजवंश ने। तो पांड्य राजवंश इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। आज के इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। आज जैसे ही दूसरे शिफ्ट का पेपर समाप्त होगा वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आज आपको आर्टिकल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपको मिल जाएगा, वो भी ज़रूर देख लेना। चलिए तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।